तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वो कौन टॉपिक है जिसको मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, देखते हैं। पिछले के वीडियो में मैंने आपको स्पीडी जीके का पर्यावरण एवं वायुमंडल करवा दिया था और पुरस्कार एवं सम्मान तथा मानव शरीर के बारे में मैंने पिछले की वीडियो में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय प्रतीक एवं उनके चिन्ह, बजट तथा वैट और हिंदी भाषा का ज्ञान के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला टॉपिक, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसकी लंबाई कितने बाई कितने के अनुपात में होती है? तो 3:1 में 2 में होती है। तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग किस कलर का होता है और उसमें कितनी तीलियां होती है? तो नीला रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? तो पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति कब दी गई? तो 26 जनवरी 2002 को लोगों को तिरंगा फहराने की अनुमति प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की? तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कितने मार्च को अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह क्या कहलाता है? तो अंतिम माह फागुन कहलाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र है। जो कहाँ पे अवस्थित है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय स्तंभ के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा में किस तारीख को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकारा गया। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया था। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में कितने समय लगते हैं? तो 52 सेकंड राष्ट्रगान को गाने में समय लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने कितने तारीख को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन कितने ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया? तो 1882 ईस्वी में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कितने ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने गाया? तो भारतीय गीत के प्रथम गायक ओंकारनाथ ठाकुर थे। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अरविंद घोष ने तथा उर्दू में अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो 65 सेकंड राष्ट्रगीत गाने में, जबकि राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे होता है और समापन किससे होता है? तो संसद के अधिवेशन का प्रारंभ राष्ट्रीय गान जन गण मन, जबकि समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कमल है। इसका रासायनिक नाम नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। भारत का रक्षीय पक्षी मोर है। इसका राष्ट्रीय नाम पाबो किस्टेसस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ।
रासायनिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल आम, वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, रासायनिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट टॉपिक है बजट तथा वैट। बजट शब्द का फ्रेंच शब्द बजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम कितने ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ? तो 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय और व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया। बजट का प्रारंभ किस देश में माना जाता है? तो इंग्लैंड में बजट का प्रारंभ पहली बार हुआ था। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता माना जाता है। बजट किस सूची में आता है? तो बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट किस में पेश की जाती है? तो लोकसभा में आम बजट को पेश किया जाता है। वर्ष 2017 से 18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम माह में कार्य दिवस से पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। यानी वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। रेल बजट को सामान्य बजट से किसके सिफारिश पर 1924 में पेश किया गया? तो एकवर्त समिति की सिफारिश पर 1924 से 25 में पेश किया गया, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में मिला लिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया और कब पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शशमुखन शेट्टी ने पेश किया। किसने 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किया? तो भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किया। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन बने? तो मोरारजी देसाई भारत में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति कहलाए। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार कितने ईस्वी को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया? तो 25 अगस्त 2005 को चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने 1987 से 88 में पेश किया? तो राजीव गांधी ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट की शुरुआत की। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था दी गई है। भारत में वैट यानी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति किस ईस्वी में लक्ष्मी झा समिति ने दी? तो भारत में अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का संबंध किससे था? तो वैट का संबंध बिक्री या व्यापार कर से था। वैट को सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया? तो वैट को सर्वप्रथम फ्रांस देश ने 1954 ईस्वी में लागू किया। भारत में वैट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वैट की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू हुई। वैट सबसे पहले भारत के किस राज्य में और सबसे अंत में भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो वैट सबसे पहले भारत में हरियाणा में, जबकि अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर की प्रारंभ कब हुई? तो 1994 से 95 ईस्वी में भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई। मॉड वैट को किस ईस्वी को सेन वैट में परिवर्तित किया गया, जो उत्पाद कर से संबंधित है? तो 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को मॉड वैट को सेन वैट में परिवर्तित किया गया, जो वर्तमान में उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु किस समिति का गठन 1991 में हुआ? तो
कर ढांचे में सुधार हेतु चरैया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति किससे संबंधित है? तो आय और व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। दोस्तों ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है और अभी हाल ही में रेलवे की कई एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कितने ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई? तो संघ के राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है और दूसरे नंबर पर इस सूची में कौन है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में प्रथम स्थान पे हिंदी तथा दूसरे स्थान पे बांग्ला भाषा है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है जबकि मूल में 14 ही थी? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है जबकि मूल में 14 ही भाषा थी। राज्य भाषा आयोग का गठन किस ईस्वी में किया गया जिसके अध्यक्ष बी जेर थे? तो 1955 ईस्वी में राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया। हिंदी दिवस प्रत्येक साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रत्येक साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस राज्य की राजभाषा को अंग्रेजी का दर्जा प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय राज्य की राजभाषा को इंग्लिश का दर्जा प्राप्त है। भारत के किस राष्ट्र कवि को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जबकि भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को किस आदि कवि ने लिखा है? तो वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। हिंदी भाषा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हिंदी इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का क्या कहलाता था? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। नेक्स्ट है केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ में अवस्थित है? तो भारत के हैदराबाद में। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को जबकि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट एसपीजी जीके के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के स्टडी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।